नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। संसद से 92 सांसदों को निलंबित किए जाने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि 3 दिसंबर को हुई खतरनाक सुरक्षा चूक पर गृह मंत्री से बयान देने की मांग करने की वजह से 14 दिसंबर को इंडिया के 13 सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया। आज इंडिया के 33 और सांसदों को पूरी तरह से वैध मांग करने के लिए लोकसभा से निलंबित कर दिया गया और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित किया गया है। इनमें कई फ्लोर लीडर भी हैं। मैं भी अपने 19 साल के संसदीय करियर में पहली बार इस सम्मान सूची में शामिल हूं। तानाशाही का दूसरा नाम मोदी शाही है। ये सिर्फ सांसदों का नहीं, लोकतंत्र का निलंबन है। राज्यसभा से निलंबित किए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, मैं भी उनमें शुमार हूं। इसे गर्व की तरह ले रहा हूं कि मैं निलंबित हूं। जब काला दौर आता है ना, तब तानाशाहों को ऐसी ही संसद चाहिए। आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं, मसला सिर्फ देश की सुरक्षा का है, संसद की इमारत का नहीं है। क्या एक आधिकारिक बयान नहीं दे सकते? आप क्या चाहते हैं? विपक्ष मुक्त संसद आपने बना लिया है। जो बचे हैं उन्हें कल निलंबित कर देना। ये दौर याद रखा जाएगा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी अपने दूसरे कार्यकाल में आए हैं, बहुत कमजोर हो गए हैं। कमजोर व्यक्ति ही संसदीय कार्य मंत्री द्वारा इस प्रकार की हरकतों को प्रोत्साहित करता है और करवाता है। विपक्ष मुक्त संसद और प्रतिरोध मुक्त सड़क। सांसदों के निलंबन के बाद कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी को एक सलाह देते हुए अपना रोष प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि मेरी एक सलाह है मोदी जी को, ये सारा ढोंग छोड़ दें। लोकतंत्र का, सदन का, सत्र का, सांसद का बंद करें ये सब और अपनी तानाशाही चलाएं। क्योंकि असलियत ये है कि वो हर व्यक्ति जो अपनी लोकतांत्रिक ड्यूटी निभाते हुए लोकतंत्र के मंदिर में सवाल पूछेगा, उसे निलंबित किया जाएगा। संसद से विपक्षी सांसदों के निलंबित होने की संख्या बढ़ती जा रही है। अब कुल 45 सांसदों को शीतकालीन सत्र के शेष समय के लिए राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया है। इस बीच सदन की कार्रवाई में बाधा डालने के लिए कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी समेत विपक्ष के 33 सांसदों को सोमवार को लोकसभा से निलंबित कर दिया गया, जिससे आज निलंबित किए गए सांसदों की संख्या 78 हो गई है। इसी मुद्दे पर पिछले सप्ताह 14 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इससे इस सत्र में निलंबित सांसदों की कुल संख्या 92 हो गई है। विपक्ष ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है, बीजेपी मूल अधिकारों को रौंदने का काम कर रही है। निलंबन के बाद मीडिया से बात करते हुए अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि सरकार तानाशाही तरीके से व्यवहार कर रही है और संसद को भाजपा मुख्यालय के रूप में मान रही है। उन्होंने कहा कि सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्ष सरकार के साथ सहयोग कर रहा है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पहले घुसपैठियों ने संसद पर हमला किया, फिर मोदी सरकार संसद और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। सांसदों को निलंबित करके निरंकुश मोदी सरकार द्वारा सभी लोकतांत्रिक मानदंडों को कूड़ेदान में फेंक दिया जा रहा है। मोदी सरकार अब महत्वपूर्ण लंबित कानूनों को कुचल सकती है, किसी भी असहमति को बिना किसी बहस के कुचल सकती है। कांग्रेस के महासचिव और राज्यसभा सांसद केशव वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री संसद का मजाक बना रहे हैं। संसद की सुरक्षा में हुई बड़ी चूक पर वो सदन में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन सदन के बाहर बात कर रहे हैं। उन्होंने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा, मामले का राजनीतिकरण पीएम और ये सरकार कर रही है, विपक्ष नहीं कर रहा है। कल प्रधानमंत्री ये कह रहे थे ये एक गंभीर मुद्दा है, लेकिन ये बात संसद में नहीं कह रहे थे। जब सदन का सत्र चल रहा है तो ये होना चाहिए कि वो सदन में इस पर बात करें, लेकिन वो संसद में बात ना करके बाहर इस बारे में बात कर रहे हैं। वो संसद को एक मजाक बना रहे हैं। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पूछताछ के लिए फिर समन भेजा है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी ने नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने नोटिस को गैर कानूनी बताकर इसे वापस लेने की मांग की थी। केजरीवाल इसी दिन मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर रोड शो में शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की अगली बैठक के लिए दिल्ली में नेताओं का पहुंचना जारी हो गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस दौरान उन्होंने बैठक से पहले अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की। ममता की केजरीवाल से ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। बता दें कि कल दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है। इस बैठक में सीट बंटवारे से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होनी संभव है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने सोमवार को विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया से लेकर कांग्रेस के साथ उनके तालमेल समेत पीएम पद पर दावेदारी जैसे तमाम सवालों के जवाब दिए। इस दौरान ममता बनर्जी से जब पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को खुलकर कहना चाहिए कि वो प्रधानमंत्री पद की रेस में नहीं है, इस पर ममता बनर्जी की ओर से कहा गया, आप इस तरह की बात क्यों करते हैं, चुनाव होने के बाद सब तय करेंगे। इस दौरान उनसे जब पूछा गया कि क्या आपको अमित शाह या मोदी से समस्या है, इस पर ममता बनर्जी ने कहा, मेरी किसी से निजी समस्या नहीं है, मेरी उनकी पार्टी से वैचारिक समस्या है।
महुआ मोइत्रा को लोकसभा चुनाव 2024 में टिकट देने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इसको लेकर टीएमसी संसदीय चुनाव समिति फैसला करेगी। जब उनसे पूछा गया कि आप उनके साथ हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी उनके साथ है। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक से पहले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के लिए जिस भी विपक्षी दल के गठबंधन में जो भूमिका तय होगी वो उसे निभाएगा। विपक्षी दलों के गठबंधन की बैठक कल दिल्ली में होना है। इसमें आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई अहम नेता हिस्सा लेंगे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन की पहली बैठक है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन हिंदी भाषी राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा। इसके बाद ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस क्या डिफेंसिव होने वाली है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अब अपनी भूमिका अधिक बताएंगे। आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दावा किया है कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में शामिल दल लोकसभा चुनाव में साझेदारी के साथ बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए का मुकाबला करेंगे। बता दें, इंडिया गठबंधन की बैठक कल यानी 19 दिसंबर को दिल्ली में होनी है। इसमें लालू प्रसाद यादव के अलावा कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गठबंधन के दूसरे प्रमुख नेता हिस्सा लेंगे। एक पत्रकार ने प्रधानमंत्री मोदी और मोदी की गारंटी के बारे में सवाल किया तो लालू यादव ने जवाब दिया, रोज यही बात पूछते हैं, क्या है नरेंद्र मोदी, आएंगे तो आओ। उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक है, हम लोग जा रहे हैं, मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इनको हटाएंगे। एएसआई ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़ी अपनी सर्वे रिपोर्ट वाराणसी जिला अदालत को सौंप दी है। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति के वकील अखलाक अहमद ने बताया है, एएसआई की पूर्ण रिपोर्ट एक सीलबंद लिफाफे में सौंपी गई है। अदालत 21 दिसंबर को फैसला जारी करके बताएगी कि ये रिपोर्ट दोनों पक्षों के साथ किस तरह साझा की जाएगी। इस मामले में दायर की गई कई याचिकाओं में दावा किया गया है कि इस मस्जिद को भगवान शिव के मंदिर की जगह पर बनाया गया है और हिंदू पक्ष ने इस मस्जिद में पूजा करने की इजाजत मांगी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि पार्टी उन्हें जहां कहेगी वो काम करेंगे। शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक उन्हें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बुलाया और वो उनसे मिलने जा रहे हैं। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है तो उनसे मिलने जा रहा हूँ। बता दें, शिवराज सिंह चौहान 4 बार के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मध्य प्रदेश का हालिया विधानसभा चुनाव उनके मुख्यमंत्री रहते हुए लड़ा गया था। बीजेपी ने चुनाव में राज्य की 230 में से 163 सीटें हासिल की हैं। चुनाव के बाद बीजेपी ने उनकी दावेदारी को दरकिनार करते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री चुना। इसके बाद से शिवराज सिंह चौहान के राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से उनके बयानों में भी संकेत तलाशने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ दिन पहले उनका एक बयान वायरल हुआ जिसमें शिवराज सिंह चौहान ने कहा, अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। बिहार के दरभंगा जिले स्थित श्यामा मंदिर में बलि देने की परंपरा पर रोक लगाने से शुरू हुआ विवाद अब थमता नहीं दिख रहा है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि सनातन धर्म में बलि की प्रथा आदिकाल से रही है। गिरिराज सिंह का कहना है, ट्रस्ट की तरफ से कहा गया है कि श्यामा मंदिर में बलि देना बंद किया जाए। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बकरीद पर इसे बंद करा सकते हैं? बलि प्रथा भी हमारे यहाँ धर्म है, परिपाटी है। दरभंगा जिले का श्यामा मंदिर दरभंगा राज परिवार से जुड़ा मंदिर है। ये हिंदू देवी काली का मंदिर है जो इलाके में काफी प्रसिद्ध है। वहीं बिहार में सत्तारूढ़ दल जदयू के प्रवक्ता और बोर्ड के सदस्य नीरज कुमार ने कहा है कि बलि पर रोक लगाने का फैसला पूरी तरह गलत है। वहाँ सदियों से बलि प्रथा चल रही है और उस परंपरा का सम्मान जरूरी है। केंद्रीय मंत्री और विवादित भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने मांस खाने वाले हिंदुओं से केवल झटका यानी ब्लेड के एक वार से मारे गए जानवरों का मांस खाने का आग्रह किया है। सिंह ने अपने बेगूसराय संसदीय क्षेत्र में अपने समर्थकों को यह प्रतिज्ञा दिलाई कि अब से हलाल मांस खाकर अपना धर्म नहीं बिगाड़ेंगे। पत्रकारों से रविवार को बेगूसराय में बात करते हुए उन्होंने कहा, मैं उन मुसलमानों की प्रशंसा करता हूं जो केवल हलाल मांस खाते हैं। अब हिंदुओं को अपनी धार्मिक परंपराओं के प्रति इसी तरह की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हत्या करने का हिंदू तरीका झटका है। जब भी हिंदू बलि देते हैं तो वो एक ही झटके में ऐसा करते हैं, इसलिए उन्हें हलाल मांस खाकर खुद को भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा झटका पर कायम रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि जो लोग एंटी नेशनल नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं वो कोविड वायरस की तरह है और इनका सफाया करना होगा। उपराष्ट्रपति ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की ओर से आयोजित वसुदैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता और वैश्विक एकता अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। उन्होंने कहा, योजनाबद्ध तरीके से यह समझ की कमी के कारण कुछ लोगों को एंटी नेशनल बातें फैलाने में मजा आता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इसका विरोध कीजिए। ये एक कोविड वायरस की तरह है जिसका सफाया करना होगा। उद्योगपति सज्जन जिंदल ने खुद पर लगाए गए रेप के आरोपों को पूरी तरह से निराधार और झूठा बताया है।
बता दें 30 साल की एक महिला ने उन पर शादी का वादा करके उसके साथ रेप करने का आरोप लगाया है। महिला का दावा है कि कुछ साल पहले दुबई में उनकी मुलाकात 64 साल के सज्जन जिंदल से हुई थी। एक मैच के दौरान वीआईपी बॉक्स में वो जिंदल से मिली थी, जहां उन्होंने एक दूसरे का नंबर लिया। यहां से उनकी दोस्ती शुरू हुई। दावा है कि इस साल 23 जनवरी को JWS के हेडक्वार्टर में महिला का कथित यौन शोषण किया गया। जिंदल ने महिला से शादी करने का वादा किया था। रविवार देर शाम को इस आरोप पर बयान जारी करते हुए सज्जन जिंदल ने इसे झूठा और निराधार दावा बताया और कहा कि वो जांच में पूरा सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। चूंकि जांच जारी है, इसीलिए अभी इस मामले में ज्यादा टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि भारत को विकसित देश बनने के लिए पहले कुपोषण जैसी समस्याओं से निपटने की जरूरत है और ह्यूमन कैपिटल पर फोकस करना होगा। उन्होंने कहा कि हम 2047 तक एक विकसित समृद्ध देश बनना चाहते हैं। मैं इसे एक उदाहरण के रूप में समझाता हूँ कि आज 35% लोग कुपोषण का शिकार हैं। इसके साथ 2047 तक भारत विकसित देश कैसे बन सकता है, ये मजाक सा लगता है। उन्होंने कहा कि जो बच्चे अभी कुपोषण से पीड़ित हैं वो 10 साल बाद लेबर फोर्स में शामिल होंगे। इसलिए अभी जरूरी है कि बड़े पैमाने पर उचित प्रशिक्षण देकर देश में ह्यूमन कैपिटल को मजबूत किया जाए। आधार डेटा लीक होने के लगातार दावों के बीच अब ICMR डेटा चोरी के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। करीब 2 महीने पहले अक्टूबर में ही 81 करोड़ डेटा बिक्री के लिए डार्क वेब पर डाले जाने की रिपोर्ट के बाद ये खबर आई है। इसमें आधार और पासपोर्ट का डेटा भी शामिल था। हालांकि डेटा के चोरी होने की खबरों को खारिज किया जाता रहा है, लेकिन केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने जांच शुरू कर दी थी। दिल्ली पुलिस ने अब 3 राज्यों से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बारे में अफवाहें फैल रही हैं कि उसे कथित तौर पर गंभीर हालत में पाकिस्तान में कराची के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब पुष्ट रिपोर्टों में इसकी वजह जहर देना बताया जा रहा है। 65 वर्षीय मोस्ट वांटेड दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियों से बचते हुए कई वर्षों से कराची में रह रहा है। हालांकि शुरुआत में उसकी मौत की खबर आई थी। ये 9वीं बार है जब दाऊद इब्राहिम को लेकर इस तरह की खबर फैली है। मुंबई पुलिस अंडरवर्ल्ड डॉन के अस्पताल में भर्ती होने के बारे में उसके रिश्तेदारों अली शाह पारकर और साजिद वागले से अधिक जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी ने वाराणसी के उमराह में नवनिर्मित स्वरवेद महामंदिर का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद पीएम ने संबोधन किया। उन्होंने कहा कि काशी में स्वरवेद मंदिर के लोकार्पण में शामिल होना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उन्होंने कहा कि इस पावन अवसर पर यहाँ 25,000 कुंडीय स्वरवेद ज्ञान महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। मुझे खुशी है और विश्वास है कि इस महायज्ञ की हर एक आहुति से विकसित भारत का संकल्प और सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि गुलामी के कालखंड में जिन अत्याचारियों ने भारत को कमजोर करने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले हमारे प्रतीकों को ही निशाना बनाया। आजादी के बाद इन सांस्कृतिक प्रतीकों का पुनर्निर्माण जरूरी था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।